हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, क्लास 12 चैप्टर 3। हम लोग इससे पहले देखा था हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, आजादी के बाद, आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की आजादी के बाद अपना देश जब आजाद हुआ, 3 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे। पहला इंपॉर्टेंट जो चैलेंज था वो हमने पहले चैप्टर में देखा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे सामने ये भी था कि जो डेमोक्रेसी है उसके आइडियल्स को कैसे बचा कर रखा जाए, डेमोक्रेसी को कैसे इंस्टॉल किया जाए इंडिया जैसी कंट्रीज में, उसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था, वो सारे इश्यूज हमने देखे। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज हमारे बीच था कि जो भारत के किसान हैं, जो भारत में इतनी गरीबी है, भारत में डेवलपमेंट कैसे किया जाए, भारत के डेवलपमेंट के अप्रोच को कैसे फॉलो किया जाए। तो चूंकि अभी आपको ये याद रखना है कि हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इस किताब में हर एक चीज को जो भी लिंकेजेस दिए गए हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड करके आपको देखना है। यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना होता है तो लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का जो इंडिया में प्लानिंग इन इंडिया एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, और हम उसको इन फ्यूचर देखेंगे जब रमेश सिंह की किताब देखेंगे, या फिर इंडियन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जब देखा जाता है तो उसमें बहुत डिटेल में देखा जाता है कि प्लानिंग कैसे है, 5 ईयर प्लान कैसे है। लेकिन आपको जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि प्लानिंग कमीशन भारत में बना, उसके पीछे क्या क्या कारण थे, क्या क्या हिस्टोरिकल कारण थे। उसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी भारत में प्लानिंग आई, ठीक है, हम लोग इसमें मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं। ये प्लानिंग की शुरुआत इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के दौरान ही आपको कई सारी जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे कराची सेशन हो गया, फिक्की का एक सेशन होता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, क्योंकि वो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है। फिर बॉम्बे प्लान आता है, ये सब चीजें हम देख चुके होते हैं। लेकिन जो ये प्लानिंग में इंडिया जो यूएसएसआर के मॉडल को अपनाता है, यूएसएसआर का मॉडल का मतलब है जो 5 ईयर प्लान है। कौन सा मॉडल? जो 5 ईयर प्लान का जो मॉडल है वो इंडिया अपनाता है। इसके पीछे एक इंटरनेशनल रीजन भी है, वो इंटरनेशनल रीजन बुक में दिया गया है और इसको इकोनॉमी में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। हुआ ये था कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो पूरी दुनिया में क्या आता है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। क्या आता है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। और इस इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी होती है, क्या होती है? जो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी होती है या लिबरल कैपिटलिस्ट जो भी कंट्रीज होती हैं, चाहे वो यूएसए मॉडल हो, चाहे वो ब्रिटेन का मॉडल हो, वो पूरा का पूरा कोलैप्स होता दिखाई देता है। क्यों? अब इसको जो क्रिटिक हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक इकोनॉमिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है जॉन केनीज। ठीक है, जॉन केनीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जॉन केनीज जैसे जो इकोनॉमिस्ट है वो सामने आते हैं, कई सारे पेपर लिखते हैं, और प्लानिंग की बात होती है कि ये जो प्लानिंग अभी हम लोग करेंगे उसमें स्टेट का इंटरवेंशन होता। क्या करेगा? जो भी सरकार है उसका इंटरवेंशन रहेगा। इंटरवेंशन का मतलब अपनी मन मर्जी से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी मन मर्जी से फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगी, अपनी मन मर्जी से प्रॉफिट नहीं गेन करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि उसी का नतीजा है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया है, पूरे विश्व में मंदी आ गई है, लोग भर भर के रुपए लेके जा रहे हैं बोरा में, तब उन्हें एक ब्रेड मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन किसकी देन है? ये तो कैपिटलिस्ट की जो है देन है। तो इसीलिए एक अल्टरनेट तरीका निकाला गया प्लानिंग का, और जिसमें स्टेट का रोल रहेगा। इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं ना, कि स्टेट कमांड करेगा, स्टेट ऑर्डर देगा कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। तो इसका फेल्योर था। इसके जो प्रोपोगेटर होते हैं इस आइडियोलॉजी के, जिनको कहा जाता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का एक सिद्धांत था जिसे कहते हैं लेजर फेयर। तो लेजर फेयर का जो मॉडल था वो 1929 तक फेल होता दिखाई देता। 1929 में आपको पता है सबसे बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। तो उसका अल्टरनेट प्लानिंग है, ये बात आपको याद रखना है। अभी हम लोग इसको रफ करते हैं, अब देखने की कोशिश करते हैं कि जो भारत में प्लानिंग कमीशन बन गया है उसके बाद सबसे बड़ी डिबेट जो है, सबसे बड़ी डिबेट भारत में ये रहती है कि जो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया जाए या फिर इंडस्ट्री पे फोकस किया जाए। आपको समझना है ये क्लास 12th की बुक है, ठीक है। वैसे बहुत डिटेल में इसमें देखा जाता है
और इसमें भी बहुत समुचित मात्रा में लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट को इकोनॉमिक्स में इस चैप्टर में देखा गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें एग्रीकल्चर को फोकस करना चाहिए क्योंकि पर यहाँ पर क्या है, पुअर पीजेंट्री है, बहुत गरीब गरीब किसान हैं, क्या है उनके पास जमीनें नहीं है, ठीक है, क्या है उनके पास जमीनें नहीं है, हंगर की बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता है फेमिन्स की बहुत बड़ी समस्या है, लोग भूखों मर जाते हैं। 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन आता है जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहता है, उस दौरान ऐसे एक्सपीरियंस से देश गुजर रहा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लार्ज पीपल क्या है वो अनएजुकेटेड है, विलेज में है, लोग कहां पर हैं, विलेज में हैं, तो विलेज के लोगों को एब्जॉर्ब करना है तो एग्रीकल्चर पर हमें ध्यान देना है, हमें एग्रीकल्चर का आउटपुट करना है। पहला प्रश्न ये रहता है और एक ऐसा मॉडल बनाना है जो प्रो पुअर हो। कैसा मॉडल, प्रो पुअर, मतलब पुअर को सेंटर में रख करके एक ऐसा मॉडल को डेवलप करना है। तो दिस वाज अबाउट एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर पर फोकस क्यों करना चाहिए। नो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो एक और डिबेट बहुत बड़ी है कि हमें क्या करना है, जॉब क्रिएशन करना है, जॉब क्रिएशन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लार्ज जंक ऑफ पीपल पॉपुलेशन को क्या देना है, रोजगार देना है। तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अच्छा तरीका होगा। दूसरा, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। पॉवर्टी को यानी गरीबी को हटाने के लिए इंडस्ट्रीज का, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का अहम योगदान रहेगा, तभी तो पॉवर्टी हटाई जा सकेगी। तो ये दोनों बहुत बड़ी डिबेट्स रहती है। प्लस इंडिया एक क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, मतलब इंडिया में अभी 1% भी ग्रोथ नहीं है। अंग्रेजों के समय आपको पता है 1% से भी कम ग्रोथ हुआ रहता है और इसी ग्रोथ को हमें इंक्रीज करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज है। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। तो किसी तरह जो पहला स्टेप लिया जाता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। ये सारे चैलेंजेस हैं देश के सामने, इन्हीं सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया जाता है। क्या, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया जाता है और इसका जो थीम रहता है वो रहता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं इसे। क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब ये जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहता है इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि बुक में लिखा गया है भाखरा नांगल डैम बनाया जाता है, ठीक है, भाखरा नांगल डैम जो हिमाचल और पंजाब के पास है, ठीक है। और उसके बाद में हीराकुंड डैम जैसे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। इरिगेशन की फैसिलिटीज को अच्छा किया जाता है। लैंड रिफॉर्म्स में काम किए जाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स में कि लैंड को रिफॉर्म किया जाए। ये सारे एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि जो पीजेंट्री है, जो भारत का किसान है, उसके वेलफेयर की बात हो सके। अभी ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है ये किससे प्रभावित है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में जहां भी कांग्रेस का कोई मैनिफेस्टो होता था तो हमने देखा वहां पर पुअर को, गरीबों को प्राथमिकता दी जाती थी। और खासकर 1920 और 30 के दशक के बाद जब भारत में लेफ्टिस्ट का उदय होने लगा, वामपंथों का, तो उन्होंने एग्रीकल्चर वर्कर्स पर ज्यादा जोर दिया, तो उसका परिणाम यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन यही जब प्लान जब 1956 में फिर से बनाया जाता है, ठीक है, 1956 के पास जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है तो उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दे दिया जाता है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया जाता है तो चूंकि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने कई सारे लीडर को जन्म दिया था। जैसे एक बहुत बड़े लीडर हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो आगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हैं। दूसरा बुक में एग्जाम्पल दिया गया है जेसी कुमारप्पा का। अब जेसी कुमारप्पा बहुत बड़े गांधीयन हैं, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बहुत विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि जो गांव है उस पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए और वो भी गांधीयन तरीके से लाना चाहिए, जो गांधी का आइडियोलॉजी है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ और इश्यूज हैं जो हमने देखा ना कि जॉब क्रिएशन करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाना है, और गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट को लगता है कि यार बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, कुछ बिग इंडस्ट्रीज
क्रिएट करने चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सेकंड 5 ईयर प्लान जब लाया जाता है तो जो एग्रीकल्चर के बड़े बड़े नेता रहते हैं वो कांग्रेस से निकल जाते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, आप ये मत भूलिए हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें से क्या पॉलिटिक्स कैसे निकल के आई। अब आप यहां समझो कि अगर चौधरी चरण सिंह जैसा लीडर निकल के अलग पार्टी बनाएगा, एक जनता दल करके वो पार्टी बनाते हैं आगे चल के, वो हम अभी देखेंगे आगे चल के यूपी की पॉलिटिक्स, क्योंकि हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पॉलिटिक्स देखो, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान आया तो एक नया फैक्शन पॉलिटिक्स का जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो प्रो पुअर लीडर हैं वो नाखुश हो जाएंगे। तो आपको यही समझना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल आया जिसमें जॉब क्रिएशन की बात की गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात की गई। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट होता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान पर बहुत डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पर सेंटर्स था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी है और हमें ग्रोथ करना है, हमें ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि उसके बिना पॉवर्टी का एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे उस समय होता था। ये अभी नाउ मैं इसको रफ कर रहा हूं। अभी जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट हमारे सामने था कि किसको ज्यादा फेवर देना चाहिए, दूसरा सबसे आजादी के बाद, कि हमें सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर को तवज्जो देनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे सामने। अब इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए। अब जो राइटर है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी का कोई ऐसा राइटर नहीं होता है, कमेटी होती है, कमेटी ऑफ जो राइटर्स हैं उनका व्यू। और कई सारी किताबों में भारत को क्या कहा जाता है कि भारत ने कैसा इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया। तो भारत ने कैसा इकोनॉमिक मॉडल किया, दोनों के बीच का, उसको कहते हैं मिक्स्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल भारत ने अडॉप्ट कर लिया। मतलब कि भारत में जो पब्लिक सेक्टर है उसका भी, जो भारत में जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था डेवलप होगी उसमें पब्लिक सेक्टर का भी यूज होगा और प्राइवेट सेक्टर का भी होगा। मतलब भारत यूएसए और यूरोप की तरह प्राइवेट सेक्टर पर ही डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है। और भारत दूसरा जो चाइना है और रसिया और क्यूबा जैसे कंट्रीज की तरफ पूरा पब्लिक सेक्टर भी नहीं होगा कि भारत में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं रख सकता। भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को दोनों लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। अब लेफ्टिस्ट हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी को कहते हैं कि अरे आपने तो प्राइवेट वालों के लिए कंपनी बनाने को दे दिया। जो राइट वाले हैं वो कह रहे हैं अरे तुम तो हमें लाइसेंस हमारे ऊपर लगा दिए हो, हमें फैक्ट्री नहीं लगाने दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि मिक्स्ड इकोनॉमी एक बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं ना, मध्यम मार्ग है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि पब्लिक के सेंटर में क्या रहता है। जब आजाद हुआ तो जो की इंडस्ट्रीज हैं, क्या जो की इंडस्ट्रीज हैं जैसे हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं गवर्नमेंट के पास ही रहती हैं। स्टील के प्लांट, ठीक है, ये मैक्सिमम चीजें गवर्नमेंट अपने साथ रखती है। और प्राइवेट के पास भी कुछ चीजें दी जाती हैं, जैसे बाकी जो ट्रेड है, ठीक है, इंडस्ट्रीज हैं, वो प्राइवेट लोगों को भी कहीं कहा जाता है भाई आप भी अपने जो है इंस्टॉल करो, कंपनियां लगाओ। लेकिन जो ये सब चीजें तो बहुत बेसिक हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्राइवेट ये क्या है। अब इसमें एलिगेशंस हमें जानने हैं। जो प्राइवेट का एलिगेशन है उस पर हम लोग बात करते हैं। जो प्राइवेट वाले कह रहे हैं, प्राइवेट कहते हैं कि तुम हमारे ऊपर लाइसेंस राज लगा के रखे हो, हमें हर एक चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। यानी आप मुझे क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर लाइसेंस का जो सबसे बड़ा बोझ डाल दे रहे हो, हमें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, हमें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, ये गवर्नमेंट से कहते हैं। ये सारी चीजें बुक में डिस्कस की गई कि हमें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर इंसेंटिव दोगे तभी ना हम डेवलप हो पाएंगे, हमें छूट दो। तो इसीलिए इस टाइम को लाइसेंस राज भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, तो जो गवर्नमेंट बात के लिए लाइसेंस इशू करती है, उसके लिए पैसा इशू करती है। दूसरा क्या है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है, बात के लिए आपको बाबुओं के पास जाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, करप्शन भी आता है। क्या होता है, करप्शन भी आएगा, करप्शन का डेवलपमेंट होगा। तो ये प्राइवेट के एलिगेशन है। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई पब्लिक सेक्टर सही काम नहीं कर रहा है, मतलब इनको लगता है कि गरीबी तो अभी हटी ही नहीं है यार, आप कौन सा काम कर रहे हो, गरीबी तो अभी भी गरीब है लोग, नंबर ऑफ पीपल गरीब के राइज होते जा रहे हैं।
तो प्रोपोर्शन में पॉवर्टी कम होती है, बट नंबर ऑफ पीपल जो है इंक्रीज हो रहे हैं। फेमिन्स की समस्या आ जाती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अभी इसको फूड क्राइसिस भी आ जाती है उसी समय, ठीक है। फूड क्राइसिस 1960 के बाद एविडेंट हो जाता है। अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो इनके ऊपर भी एलिगेशन लगता है और ये इनके ऊपर भी एलिगेशन लगाते हैं। तो आपको ये समझना है कि कई सारे लोग हैं जो इसके हित में हैं, खासकर जो लेफ्टिस्ट हैं वो इसका फेवर करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। और जो ये हैं इनको ये कहते हैं कि भाई लाइसेंस खत्म करो, ठीक है, हमें फ्रीडम दो, हमें इंसेंटिव दो, तभी ना हम गरीबी हटा पाएंगे, तभी हम जॉब क्रिएशन कर पाएंगे। ये आपको याद रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट मेजर डिबेट्स थी। अभी हम बात करते हैं, इस किताब में फिर बात किया गया है आउटकम के बारे में, आउटकम्स के बारे में। अब आउटकम्स क्या है कि ये जो 5 ईयर प्लान है, हम पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, रिमेंबर ये जो हमारी जो योजनाएं थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे एक डिसीजन लिया जाता है लैंड रिफॉर्म का, ठीक है। लैंड रिफॉर्म ऐसा माना जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, इसको सीलिंग भी कहते हैं ना, सीलिंग। ऐसा राइटर कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था, क्योंकि नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बनते हैं, उनका जो सबसे बोल्ड डिसीजन ये माना जाता है, क्योंकि भारत एक जमींदारों का देश है। अगर जमींदारों के ऊपर कर्टेल करना है कि कितनी जमीन वो रख सके, ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो लैंड रिफॉर्म का जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाता, ठीक है। आपको ये याद रखना है, लैंड रिफॉर्म का एक्ट लाया जाता है, कानून बनाए जाते हैं, बट वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ऑन पेपर ही रह जाता है। जो अभी अगर किसी लैंडलॉर्ड को कहा गया कि तुम 10 बीघे जमीन रख सकते हो, मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो वो बाकी की जमीन अपने रिश्तेदारों को दे देगा, ठीक है। तो जमीन किसको चाहिए, जमीन टिलर के पास जाना चाहिए, गरीब किसान के पास जाना चाहिए। लैंड रिफॉर्म का ये मोटिव था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। आज भी लैंड रिफॉर्म्स ऑन पेपर ही काम करता है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था। उसके बाद आउटकम में कुछ और आउटकम हुए, लेकिन उससे पहले लैंड रिफॉर्म पर बुक में बात की गई है, क्योंकि ये एक प्रो पुअर इसको माना जाता है डिसीजन, जो फेल रहा। मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियन क्रिटिक्स इसको फेल ही मानते हैं। दूसरा, आप जानो कि 1960 के बाद भारत में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। पॉवर्टी तो कम हो नहीं रही थी, फिर भी आप एक याद रखना, 1950 से 80 तक भारत लगभग 3 से 3.5% तक डेवलपमेंट करता है, ठीक है। आप इसका ये पॉजिटिव साइन तो नहीं है, लेकिन आप ये कर सकते हो कि जो भारत 100 साल तक 1% से भी ग्रोथ नहीं किया था ब्रिटिश के समय, वो 3 से 3.5% तक ग्रोथ कर रहा है। खासकर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हमें वृद्धि मिली थी, ठीक है। लगभग 3.5 के परसेंट के आसपास हमने ग्रोथ किया था, और हमने खुद अपना लक्ष्य कम रखा था 2 पॉइंट समथिंग के आसपास। तो पहला 5 ईयर प्लान तो हमें बहुत बड़ा मोरल बूस्ट देता है। लेकिन 1960 के बाद खेल थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। वो इसलिए कि फूड क्राइसिस आ जाती है देश में, फूड क्राइसिस आ जाती है, और जो बिहार में बहुत बड़ी समस्या आती है, और यही बिहार की पॉलिटिक्स से एक नेता निकल कर आता है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और इसी फूड क्राइसिस से, या बिहार में जो फूड क्राइसिस आती है, इसी से एक लीडर निकल कर आता है जिसका नाम है जेपी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और ये 10 साल बाद बहुत बड़ी तांडव मचाते हैं और देश में इमरजेंसी लगती है। तो 1967 में आप देखो, बिहार में ऐसी समस्या हो जाती है 1967 में कि लोग भूखमरी से मरने लगते हैं। मतलब अगर 2200 कैलोरी लोगों को खाना चाहिए, तो वो 1200 कैलोरी ही उन्हें मिल पाता है। आप ये याद रखें। तो बहुत बड़ी चैलेंज आ जाता है फूड क्राइसिस का। और अमेरिका एक देश है, यूएसए एक देश के हम लोग सभी जानते हैं, वो भारत को PL 480 जैसी सब्सिडी दिया करता है। बुक में नहीं दिया गया है, बुक में यही दिया गया है कि अमेरिका भारत को फूड ग्रेन सप्लाई करता है, गेहूं सप्लाई करता था, लेकिन उसने भी हाथ खींच लिया है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, भारत हमेशा से रसिया के तरफ रहा है, और रसिया और अमेरिका का कभी पटा ही नहीं। उस समय नहीं पड़ता था क्योंकि उस समय कोल्ड वर्ल्ड वार चल रहा था। इसको हम लोग देखेंगे जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तब। तो PL जैसी योजनाएं हैं वो भी समाप्त हो गई है। तब इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया देश में। क्या आया? ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब फिर से क्या हुआ, पंजाब में एंड देन हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में मेजॉरिटी ऑफ जगहों पर इसका फायदा मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, हाई यील्ड जो है
हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज किए गए, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया, फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की गई। मेजोरिटी में जो मिलेट्स हैं, जो मोटे अनाज है जैसे गेहूं चावल, इसमें फायदा हुआ। तो क्योंकि लेकिन इसमें इसी बेल्ट को फायदा होता है, पंजाब को सभी लोगों को फायदा नहीं होता है। तब अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसी पॉलिटिक्स को जन्म दिया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसी पॉलिटिक्स को जन्म दिया, ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन से इकोनॉमी तो जुड़ी हुई है, कई लोगों को खाना मिला, कई लोगों को नहीं मिला, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहां से दो तरीके की पॉलिटिक्स निकल के आई ग्रीन रेवोल्यूशन से। पहली वो कि एक मिडिल क्लास निकल के आया। ठीक है, क्या एक मिडिल क्लास निकल कर आया जो गवर्नमेंट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, कई लोगों के पास पैसे आ गए, कई सारे नए जो जमींदार थे जिनके पास जमीनें थी, वो इन्फ्लुएंसर क्लास निकल गया जो भारत की राजनीति को बहुत बड़ा प्रभावित करता है। आगे चल के आगे एपिसोड्स में, ठीक है, आगे चैप्टर्स में हम देखेंगे। दूसरा क्या है, जो सबसे बड़ा लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स है। कौन सी पॉलिटिक्स? लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन से ही निकल कर आई। अब आप पूछोगे लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स कैसे निकल कर आई? वो ऐसे निकल के आई, जब एक वर्ग ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा मिल रहा है और दूसरा वर्ग गरीब है, गरीब का गरीब ही है, यानी पुअर पीजेंट्री है, गरीब अभी भी गरीब है, और ग्रीन रेवोल्यूशन से मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या है, उनको फायदा मिल गया है। तब फिर से गरीबों की राजनीति शुरू होती है देश में, गरीबों की राजनीति का फिर से जन्म होता है और लेफ्ट विंग के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर आप सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज फिर से पिक्चर में आने लगती हैं। और आप देखो जनता दल जैसी गवर्नमेंट और आज की कई सारी सोशलिस्ट पार्टीज हैं, आप खुद समझ रहे होंगे जिनको हम कह रहे हैं, उनकी विचारधारा भी यहीं से रूट लेना शुरू करती है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद जो किताब है उसमें दो चीजें आप याद रखना, उस पर भी बात की गई है, वो मैं लिख नहीं रहा हूं पर मैं आपको बता दे रहा हूं। दो मॉडल है, केरला मॉडल है और दूसरा गुजरात मॉडल के बारे में भी बात करता है। जो केरला का मॉडल है वहां ये बताया गया है कि कम रिसोर्सेस में, कम संसाधन होते हुए भी केरला ने कैसे एजुकेशन, कैसे हेल्थ को, कैसे लैंड रिफॉर्म्स को, कैसे पॉवर्टी एलिवेशन को हमेशा सेंटर में रखा। मतलब कम्युनिज्म की जो विचारधारा में जो चीजें आती थी, इसीलिए केरला में आज भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सर्वाइव कर रही है। इनफैक्ट इंडिया की एक ही कंट्री, एक ही ऐसा स्टेट है जहां पर ये एग्जिस्ट कर रही है। तो उसके मॉडल की चर्चा की गई है किताब में। दूसरी तरफ जो केस स्टडी है वो गुजरात मॉडल की है। गुजरात मॉडल कहने का मतलब है अमूल की केस स्टडी है। गुजरात मॉडल तो 2014 के बाद न्यूज में आया, दैट इज अनदर डिस्कशन। बट जो अमूल की केस स्टडी है कि जो कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है ना, कि छोटे छोटे समूहों में लोगों ने दूध का आनंद, एक छोटा सा गांव होता, उसकी पूरी कहानी बुक में साइड में लिखी गई। हम लोग जानते हैं वर्गीस कुरियन साहब के बारे में, वो बुक में भी दिया गया है। ये दोनों के बारे में भी बात करते हैं कि ये सब उसी दौरान निकल के आते हैं आजादी के बाद। तो ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट चैलेंज था हमारे देश के सामने आजादी के बाद, कि हमारा पहला चैलेंज था नेशनल सिक्योरिटी का, बॉर्डर के इश्यूज को, वो हमने देखा। दूसरा डेमोक्रेसी से रेस्पेक्ट में था, वो देखा। और तीसरा जो चैलेंज था इंपॉर्टेंट, वो था रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग, कैसा प्लानिंग करना, प्राइवेट को देना है या पब्लिक को देना है। तो अभी कुछ लेटर डेवलपमेंट भी बुक में दिए गए हैं। वो लेटर डेवलपमेंट की, तो लेटर डेवलपमेंट्स में क्या है कि जैसे जब नेहरू जी की डेथ हो जाती है, फिर शास्त्री जी पावर में आते हैं, और शास्त्री जी के बाद जो इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, देश में नेशनलाइजेशन शुरू करती है। क्या करती है? नेशनलाइजेशन शुरू करती है। और नेशनलाइजेशन में लगभग 14 बैंकों को नेशनलाइज कर देती है। मतलब जो इंदिरा गांधी जी हैं वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ा देती हैं। जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का जो रोल है वो इंक्रीज हो जाता है, गवर्नमेंट का इंक्रीज रोल हो जाता है। और फिर बहुत बड़े क्रिटिक बनते हैं। इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट होती है वो काफी हमेशा विवादों में घिरी होती है। दो शी वाज द आयरन लेडी, ठीक है। उनके कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल होता है। फिर आप देखो 1980 के बाद गवर्नमेंट को फिर से रियलाइज होने लगता है कि अब हमें कुछ छूट देनी पड़ती है। उसका एक और कारण होता है कि देश में बीओपी क्राइसिस आ जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में डिटेल में देखेंगे। तो
बस आपको याद रखना है कि ये अलग प्रकार की फिर से पॉलिटिक्स को जन्म देता है। फिर से जो भारत में लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसी आपको 1991 के बाद, जब भारत को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया गया, पूरा फ्री हैंड दे दिया गया देश को, तो वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बुक में यहीं पर दिया गया और फिर बुक को खत्म किया जाता है चैप्टर 3 को यहीं पर। ठीक है कि फिर से 1991 के बाद तो लिबरलाइज आ गया, जो लाइसेंस था लाइसेंस राज खत्म किया गया। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया कि भाई आप भी आओ, जो फॉरेन के कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उनको भी बूस्ट मिला, इंडिया के जो खुद के इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी बूस्ट मिला, और गवर्नमेंट ने भी अपना शेयर बचा कर रखा, ऐसा नहीं है। तो ये आपको याद रखना है अबाउट चैप्टर 3। अभी हम देखेंगे इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स, चैप्टर 4 ऑफ दिस बुक। ठीक है, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस, from page number, I think from page number 66 onward, yes, 65 onwards.